नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक करेंगे न्यूक्लिक एसिड, जो कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का ही टॉपिक है। देखो, हमने इससे पहले जो है वो जेनेटिक्स वाली जो बुक है उसके अंदर कुछ पार्ट्स को किया था, लेकिन आज हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखो, मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी जो केंद्रक पाया जाता है, इस केंद्रक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो होता है डीएनए के रूप में या होता है आरएनए के रूप में। यानी जब भी आप किसी भी सेल का डायग्राम देखते हो तो सेल के मिड पार्ट में क्या पाया जाता है? सेल के मिड पार्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस पार्ट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पदार्थ पाया जाता है, या तो वो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। यदि हम बात करें तो देखो, डीएनए जो है या जो आरएनए है उसे हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं हम? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन सब्सटेंस से मिलकर क्या है? बनता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है। देखो, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर देखो न्यूक्लिक अम्ल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन सब से मिलकर बनने वाला एक बड़ा अणु है। क्या है न्यूक्लिक एसिड? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन सभी से मिलकर बनने वाला एक बृहद अणु, या जिसको हम कहते हैं दीर्घाणु, जो है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है वो यहाँ पे हम बात, न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया और खोज किसने की? तो देखो, न्यूक्लिक एसिड की सर्वप्रथम जो खोज है वो फ्रेडरिक मिशर ने की। एफ मिशर कह दो या फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या है न्यूक्लिक एसिड की खोज की, लेकिन रिचर्ड अल्टमान, इन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। फ्रेडरिक मिशर ने इन्हें सिर्फ अलग करके देखा था, खोज की थी, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया वो आर अल्टमान के द्वारा दिया गया। फिर देखो, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक जैविक पदार्थ है। जैविक का मतलब एक लिविंग मटेरियल है। क्या है? लिविंग मटेरियल है या लिविंग सब्सटेंस है, जो कि क्या काम करता है? यह समस्त जीवों में उनके आनुवंशिक संगठन का नियमन करता है। जेनेटिक मटेरियल का जो फॉर्मेशन होता है वो ये करता है, तथा प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया का पर भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड करता है। न्यूक्लिक एसिड का एक अणु लंबे बहुलक अथवा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होता है। यानी न्यूक्लिक एसिड का जो एक अणु है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। फिर देखो, हम बात करते हैं कि चाहे कोई भी सेल है, चाहे कोई भी कोशिका है, प्रत्येक कोशिका के अंदर या प्रत्येक जीव की कोशिकाओं के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते हो, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे हमने बात की डीएनए और आरएनए की। तो डीएनए है वो एक अलग न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए जो है वो एक अलग न्यूक्लिक एसिड है। हम बात करते हैं डीएनए जो है अधिकतर सभी जीवों की कोशिकाओं के अंदर डीएनए पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर डीएनए के स्थान पर क्या पाया जाता है? आरएनए। हम इसकी उपस्थिति देखो, यानी ऑक्यूरेंस की बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां-कहां एब्सेंट होते हैं। तो देखो, सबसे पहला दे रखा है प्लांट वायरस। पादप वायरस के अतिरिक्त प्लांट में जो वायरस पाए जाते हैं उनके अतिरिक्त सभी जीवों की कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। लेकिन पादप वायरसों में जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर
डी लगभग डीएनए पाया जाता है, लेकिन प्लांट वायरस में प्लांट सेल के अंदर यानी प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल क्या प्लांट वायरस जो है उनके अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है आरएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफोज जिसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी, वह जंतु वायरस में क्या है डीएनए का केवल सिंगल न्यूक्लिएटेड मॉलिक्यूल्स होता है, यानी जीवाणु भोजी हो या जंतु वायरस हो इन दोनों में ही डीएनए का केवल एक कुंडलित अणु होता है जो कि प्रोटीन जिसके ऊपर चारों ओर से किसकी कवरिंग होती है प्रोटीन की कवरिंग होती है। जीवाणु व यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों में डीएनए जो होता है वो सर्कुलर रूप में होता है। देखो हम बात करते हैं कि चाहे मान लो कोई भी है बैक्टीरियल सेल है चाहे वो यूकेरियोटिक सेल है। देखो यदि हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है। जबकि जो यूकेरियोटिक जीव की हम बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो ये दोनों ही क्या है ये यूकेरियोटिक होती है। यानी कि यदि एक कोशिकीय जीवों की बात की जाए तो वहां पे प्रोकैरियोटिक जीव यूज वर्ड लिया जाता है, और यदि यूकेरियोटिक वर्ड लिया जाता है तो वहां पे एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम देखते हैं। देखो हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो जीवों की कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, डीएनए के रूप में या आरएनए के रूप में। यदि हम प्लांट वायरस की बात करते हैं तो सभी में क्या है, सभी में जो जेनेटिक मटेरियल है या जो आनुवंशिक पदार्थ है या जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है आरएनए पाया जाता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है, जीवाणु और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में प्लास्टिड्स में डीएनए जो होता है वो सर्कुलर रूप में पाया जाता है। यह नेक्ड के रूप में होता है, नगद रूप में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में डीएनए केंद्रक में सांद्रित रहता है। कोई भी कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर यहां पे कुछ इस तरीके की शेप का क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। क्या है, डीएनए। देखो प्रत्येक कोशिका में डीएनए केंद्रक में सांद्रित रहता है। कहने का मतलब है प्रत्येक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, चाहे वो जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक के अंदर सांद्रित रहता है, वह प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन फाइबर्स या जो जाल है उनका निर्माण करता है। आरएनए जो होता है वो प्रमुख रूप से कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। आरएनए कहां प्रेजेंट होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कोशिका द्रव्य में, और यह केंद्रक में भी न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के सूक्ष्म कणों के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से लगे हुए अथवा कोशिका द्रव्य में छिद्रे हुए पाए जाते हैं। आरएनए कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के सूक्ष्म कणों के रूप में, देखो जो आरएनए है वो किसी भी कोशिका के अंदर, ये इसका केंद्रक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उसको होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो हम जो बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन सब से मिलकर क्या बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन सभी से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लिक एसिड की सर्वप्रथम जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो फ्रेडरिक मिशन नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, आर अल्टमान के द्वारा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो कितने रूपों में पाया जाता है, तो दो रूपों में, एक डीएनए के रूप में और दूसरा आरएनए के रूप में। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कहां पाया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। यदि हम बात करें प्लांट सेल के अंदर, प्लांट वायरस जो होते हैं, प्लांट वायरस यानी पादप वायरस जो होते हैं उनके अंदर जो है डीएनए नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। यदि किसी भी यूकेरियोटिक सेल की बात की जाए
तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो केंद्रक वाला पार्ट होता है, उस केंद्रक में क्या पाया जाता है, उस केंद्रक वाले भाग में जो डीएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर, यानी किसी भी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं, छिद्रे हुए पाए जाते हैं। देखो फिर बात करते हैं अपने डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। मॉलिक्यूल केमिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से यानी रासायनिक संरचना की दृष्टि से देखें तो डीएनए जो होता है वो अनेक न्यूक्लियोटाइड ए मोनोमर्स का बना होता है, एक लघुवा, यानी डीएनए जो है वो कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजनस क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड होता है। यदि हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी? डीएनए की। डीएनए हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए जो है उसकी फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड या हम ये कहें न्यूक्लियोटाइड्स नामक एक लघु का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला से मिलकर बनता है। ओके, हमने कहा डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला से मिलकर बना होता है। डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, अब यदि हम बात करें, हमने कहा डीएनए है न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से मिलकर बना है और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है 3 भागों से मिलकर बनता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट आता है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक किस रूप में होंगे? पहला एडेनिन, दूसरा गुवानिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा थाइमिन। ये तो हो गए नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारकों के प्रकार। नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा पार्ट हमने कहा कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें पहला पार्ट आता है नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम नाइट्रोजनी क्षारक कहते हैं। दूसरा है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा है पेंटोज। यहां मेंटोज लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको पेंटोज कर लेना, ठीक है। दूसरा है पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा। तीसरा पार्ट आता है इसका फास्फोरिक अम्ल। यानी न्यूक्लियोटाइड्स कितनी चीजों से मिलकर बना है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं देखो नाइट्रोजनस बेस की। मैंने जैसा कि आपको बताया नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 रूपों में उन्हें बांटा जाता है। होते 4 प्रकार के हैं, लेकिन चारों को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। देखो पहला नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से रूप में? एक प्यूरिन के रूप में और एक पिरिमिडिन के रूप में। प्यूरिन क्या होती है? डबल वलय युक्त नाइट्रोजनी यौगिक क्या कहलाते हैं? प्यूरिन कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुवानिन। एडेनिन की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। देखो एडेनिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और गुवानिन की स्ट्रक्चर इस तरीके से। यानी एडेनिन और गुवानिन ये दोनों क्या हैं? ये है प्यूरिन। और पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन जो बाकी बच गया क्या?
साइटोसिन और थाइमीन जो है वो क्या है, पिरिमिडीन होते हैं। देखो प्यूरिन जो होती है वो डबल वलय युक्त होती है, क्या है, द्विवलय, जिसके ऊपर डबल रिंग यानी डबल रिंग आप यहां पे देख सकते हो, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, ठीक है, दो रिंग हो गई, यानी पहली रिंग ये है तो दूसरी रिंग ये है। इसके अंदर देखो ये स्ट्रक्चर है एडेनिन की, एडेनिन की स्ट्रक्चर जो होती है डबल रिंग युक्त होती है, इसमें दो रिंग हो गई, ठीक है, एक ये वाली और एक साइड वाली। तो दो वलय वाले नाइट्रोजन यौगिक क्या कहलाते हैं, दो वलय वाले नाइट्रोजन यौगिक प्यूरिन कहलाते हैं। प्यूरिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जिसके अंदर देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड का। यहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन भी आपको दिखाई दे रही है, कार्बन भी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे के सारे ये क्या है, ये यहाँ पे मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एडेनिन और गुआनिन जो है वो डबल रिंग युक्त है, जबकि पिरिमिडीन की बात करें तो ये एक वलय वाले नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। डिफरेंस क्या होता है पिरिमिडीन और पिरिमिडीन में, यानी हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, पहला होगा प्यूरिन, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, पिरिमिडीन। प्यूरिन के रूप में कौन आता है, एडेनिन और गुआनिन दोनों ही क्या है, प्यूरिन है। क्यों, क्योंकि ये डबल रिंग युक्त होते हैं, यानी इनमें दो रिंग पाई जाती है। द्विरिंग युक्त जो नाइट्रोजनी दो वलय वाले नाइट्रोजनी यौगिक क्या कहलाते हैं, प्यूरिन कहलाते हैं, जबकि सिंगल वलय वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, पिरिमिडीन कहलाते हैं। आप इनकी स्ट्रक्चर में कंपैरिजन कर सकते हो कि इनके अंदर बेंजीन की सिर्फ एक ही रिंग दिखाई दे रही है, जबकि इसके अंदर आप देखो बेंजीन के पास में भी एक अन्य रिंग है, यानी ये दो रिंग वाले हैं। नीचे है एडेनिन और ये है गुआनिन। एडेनिन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दे रखा है, गुआनिन का 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, प्यूरिन, और ऊपर वाली दोनों ही क्या है, पिरिमिडीन है। दोनों के अंदर देखो सिंगल वलय और डबल वलय दिखाई देती है। तो देखो पिरिमिडीन जो होती है वो एक वलय भी नाइट्रोजन यौगिक होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है थाइमिन और दूसरी होती है साइटोसिन। यानी कि साइटोसिन और थाइमिन ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पिरिमिडीन है, ऊपर वाले क्या है, प्यूरिन है। फिर हमने बात की थी दूसरा क्या, कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से मिलकर बनता है, हमने नाइट्रोजनस क्षारक की बात की। अब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज देखो डीएनए अणुओं में डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसका नाम क्या है, पेंटोज शुगर, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। देखो पेंट का मतलब होता है 5, कार्बन की नामकरण पत्ती अपने पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो पेंट वर्ड का किसको यूज इंडिकेट कर रहा है, 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन परमाणु जिस इस शुगर के अंदर पाए जाते हैं। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 5। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में कार्बन संख्या 2 की स्थिति पर एक ऑक्सीजन परमाणु का अभाव होता है, यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन संख्या 2 की स्थिति पर एक ऑक्सीजन परमाणु का अभाव होता है। इसी प्रकार राइबोज शुगर की तुलना में डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा के नाम से जानते हैं। यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा के शुगर का स्ट्रक्चरल डायग्राम है, आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे 5 कार्बन लगाने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन लगाने हैं, और पांचों कार्बन्स पर आपको याद रखना है, पांचों कार्बन्स में जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा में दो कार्बन संख्या 2 की स्थिति पर एक ऑक्सीजन परमाणु का अभाव करना है। तो ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा का यानी पेंटोज शुगर जो है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का डायग्राम दे रखा है, यानी पेंटोज शुगर के अंदर जो है 5 कार्बन परमाणु होते हैं और पांचों कार्बन परमाणु को किस प्रकार से रीअरेंज किया गया है। तीसरा आता है फास्फोरिक एसिड। देखो फास्फोरिक एसिड यह डीएनए अणु के साथ मिलकर एक स्टेम बनाता है, आधार बनाता है। कैसे, OH 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 और यहाँ पे O, बीच में क्या है, P, P का मतलब होता है फास्फोरस, यानी फास्फोरस को तीनों तरफ से कौन से हाइड्रोक्सिल समूह है जो वो घेरे रहते हैं, और एक तरफ जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। हम अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे बात किसकी की थी, यहाँ पे हमने बात की थी न्यूक्लियोटाइड की। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या होता है। देखो
एक क्षारक और शर्करा अणु के संयोजित रूप को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। पहले मैं बात करता हूं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल, इन तीनों से मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है, इन तीनों से मिलकर फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, एक तो नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारक प्लस एक शर्करा का मॉलिक्यूल्स पेंटोज शुगर, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल्स क्या है? एब्सेंट होता है। देखो, एक नाइट्रोजनस क्षारक और एक शर्करा अणु के संयोजित रूप को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शर्करा के कार्बन संख्या 1 से संलग्न रहता है। डीएनए में विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। देखो कैसे, देखो कुछ नहीं खास, ज्यादा नहीं है। आपको यहाँ पे देखो, आप इसके अंदर क्या करते हो? न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपको फास्फोरिक एसिड नहीं जोड़ना है, यानी कि पहला नाइट्रोजनस बेस लेते हैं। यहाँ पे देखो थाइमीन दे रखा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, चारों के चारों नाइट्रोजनस बेस दे रखे हैं। इनके साथ में एक शुगर जोड़ दी जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, डीऑक्सीराइबोज शुगर और थाइमीन मिलके क्या बनाते हैं? डीऑक्सीथाइमिडीन। साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर का मिलकर बनाते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलकर बनाते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। गुआनिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलकर बनाते हैं डीऑक्सी गुआनोसिन। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सबके लास्ट में साइटिडीन या सीन वर्ड आ रहे हैं, डीन या सीन वर्ड जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में हम इसको आगे देखो, या तो डीन वर्ड जुड़ रहा है या सीन वर्ड जुड़ रहा है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के साथ में थाइमीन और डीऑक्सीथाइमिडीन बढ़ गया। डी यहां से राइबोज हटा दो, सब में क्या हटा दो? राइबोज हटा दो। ये राइबोज वर्ड हट जाएगा, देखो क्या बनेगा? डीऑक्सीथाइमीन है ना, तो डीऑक्सीथाइमिडीन। डीऑक्सीसाइटोसिन है, यहाँ पे साइटिडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डीऑक्सीसाइटिडीन। डीऑक्सी एडेनिन बनना चाहिए, एडिनोसिन बन जाएगा। डीऑक्सी गुआनिन बनना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी गुआनोसिन। न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क आ जाता है। देखो न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखो सेम वही चीज है, थाइमीन, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड तीनों मिल गए, बनाएंगे क्या? लास्ट में अमल अमल वर्ड जुड़ता जाएगा। वहां पे जुड़ रहा था डीऑक्सीथाइमिडीन, यहां पे डीऑक्सीथाइमिडीन अमल बन गया। डीऑक्सीसाइटिडिलिक अमल, डीऑक्सी एडिनिलिक अमल, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। यानी कि ये तीन जो वर्ड हैं ये तीनों इंडिकेट करते हैं राइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। जब न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ इतना अंतर है कि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, यानी न्यूक्लियोसाइड जो आपको दिखाई देते हैं, उनके अंदर फास्फोरिक एसिड नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक अम्ल अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें क्या है? फास्फोरिक अम्ल प्रेजेंट होता है।
मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों के तीनों जो है वो जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जो है वो वो एब्सेंट हो जाता है या नहीं, या इसमें नहीं पाया जाता। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करती है। हमने यहां पे बात की, अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो ये है प्यूरिन, ये दोनों क्या है, प्यूरिन है। प्यूरिन की न्यूक्लियोटाइड्स है। इस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों है। ऊपर वाली साइटोसिन और थाइमिन है। डीऑक्सीथाइमिडीनिक और डीऑक्सीसाइटोसिन, यानी साइटोसिन और थाइमिन, ये साइटोसिन और थाइमिन के स्ट्रक्चर है। ये थाइमिन की स्ट्रक्चर है, ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। नीचे वाला ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन की स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन से मिलकर बना है, ये गुआनिन से मिलकर बना है, ये थाइमिन से मिलकर बना है, और ये यहां पे साइटोसिन से मिलकर बना है। यानी कि एडेनिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें आपको 3 वलय दिखाई दे रही है। ऊपर वाले में भी देखो आप थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं इस तरफ, देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, बहुन्यूक्लियोटाइड्स की, केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स ही विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर विभिन्न प्रकार की बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी किसी भी डीएनए के अंदर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या बहुन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत से न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। इनमें फास्फेट अणु अगले न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस के तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजनस क्षार डीऑक्सीराइबोस के प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो डीऑक्सीराइबोस के प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक सिरे पर C3 तो दूसरे सिरे पर C5 होता है। क्योंकि हम जब डीएनए के स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं ये अगर 3 प्राइम एंड है तो ये कौन सा प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड है। अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम एंड होगा। यानी एक जो सिरा है वो 3 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम होगा, एक दूसरा इधर वाला 5 प्राइम है तो इधर वाला 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो देखो ये एक सिरे पर C5 तो दूसरे सिरे पर C3 होता है कार्बन के। अतः इनको क्रमशः 3 डैश तथा 5 डैश या 5 डैश तथा 3 डैश सिरे कहते हैं। ये श्रृंखला सीधी न होकर किस प्रकार की होती है, कुंडलित होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है वो किस प्रकार होती है, कॉम्प्लेक्स होती है इस तरीके से। इसके अंदर एडेनिन और यहाँ पे गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन के साथ यहाँ पे बंध बनाकर एडेनिन के साथ थाइमिन बंध बनाता है द्विबंध के द्वारा। गुआनिन के साथ साइटोसिन बंध बनाएगा ट्रिपल बंध के द्वारा। साइटोसिन के साथ ट्रिपल बंध द्वारा कौन बनाएगा, गुआनिन। यानी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होती है, उसको हम आगे बात करेंगे, अभी हम बात नहीं कर रहे। हमने यहाँ पे बात की कि किस प्रकार से थाइमिन, एडेनिन, डीऑक्सीराइबोस शुगर फास्फेट समूह है, और फास्फेट समूह जो है वो आगे चलकर किस प्रकार से जुड़कर एक नई संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज देखो हमने जो टॉपिक किया है, आज जो हमने टॉपिक किया है उसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है न्यूक्लिक अम्ल को डिफाइन कीजिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। दूसरा क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता, न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता। तीसरा क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल नाम किसके द्वारा दिया गया, न्यूक्लिक अम्ल नाम किसके द्वारा दिया गया। चौथा क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियोटाइड क्या है। पांचवा क्वेश्चन,
न्यूक्लियोसाइड क्या है। छठा क्वेश्चन, प्यूरिन व पिरिमिडिन क्या है। सातवां क्वेश्चन, पेंटोस शुगर का नोमिनेट डायग्राम या पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर बनाइए, उसका फॉर्मूला लिखिए और उसका वो। आठवां क्वेश्चन, जो आपके हमने पढ़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड या बहुन्यूक्लियोटाइड क्या है। बहुन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, बहुन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो आप देखो इसको वन बाय वन इन क्वेश्चनों को करते रहो ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उससे क्या है, उससे आपका बेस बना रहे। जो हम शुरुआत से कर रहे हैं इन चीजों को, तो इनके अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखो, मैंने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजनस बेस किससे कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, पेंटोस शुगर क्या है, फास्फोरिक एसिड क्या है, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपको लगातार करने हैं ताकि आपके जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उनके अंदर आप इन चीजों को अच्छे से कर सको, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बता सको एक, और इनके अंदर जो भी इनकी स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से कर सको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन, क्योंकि अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीएनए की रासायनिक संरचना की, कि डीएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, और जिसमें हमने पढ़ा कि डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तब तक इसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।